हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड 2022 का ये जो मेरा चैनल है इस पर। आज अपन बात करेंगे उपभोक्ता से संबंधित जो चेंजमेंट हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में अपने एक टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, जो 2019 में उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों को साथ लेते हुए हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो मैटर है वो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया मैटर है और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की गई है। आप जब एग्ज़ाम टाइम में जब आपको पढ़ना होगा तभी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। मैंने एक एक पॉइंट को अलग करके और इनको अच्छे तरीके से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ताओं को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से बचाना उपभोक्ता संरक्षण है। अब आपसे पूछ लें कि उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब ये होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादकों और विक्रेताओं के द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनके साथ जो अनुचित व्यवहार होता है, उनसे बचाना उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता का जो संरक्षण ये अधिनियम है पहले 1986 में बना था, लेकिन इसमें 2019 में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों के आधार पे कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। तो जो उपभोक्ता होता है वो अंतिम वस्तुओं का उपभोग करने वाला होता है, यानी कि जहाँ से वस्तुएं बनती हैं वहाँ से लेकर लास्ट जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु का उपयोग करता है, उसको काम में लेता है, उसका उपभोग करता है, तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। और फिर उत्पादक कौन होता है या विक्रेता कौन आता है। तो उत्पादक वह होता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, उसका निर्माण करता है। विक्रेता उसको बेचने वाला होता है और उपभोक्ता वह होता है जो वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करेगा, यानी उसको काम में लेगा। तो उपभोक्ता जो था उसके साथ अनुचित व्यवहार होता था, उसे दोषपूर्ण चीज़ें दी जाती थी, मिलावट की चीज़ें दी जाती थी, उसके साथ धोखा होता था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसमें कुछ दोष थे, उन दोषों को दूर करके अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया है। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप आराम से इनको समझना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अपनी बिक्री और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास में निर्माताओं, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को दोषपूर्ण और असुरक्षित उत्पादों, मिलावट, झूठे और भ्रामक विज्ञापन देने, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसे अनैतिक, शोषणकारी और अनुचित व्यापार पद्धतियों में शामिल कर लिया गया। भाई जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है वैसे वैसे जो उत्पादक होता है, जो विक्रेता होता है, वो अपने वस्तुओं को और अधिक तरीके से बेचना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाने के चक्कर में वो उपभोक्ता के जीवन से खिलवाड़ करता है, उसके साथ धोखा करता है, उस वस्तु में मिलावट करता है। तो अब जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इसमें आजकल का जो सिस्टम हो गया है उसमें जैसे व्यापार है वो ऑनलाइन भी होने लग गया है, तो उपभोक्ता के साथ ऑनलाइन भी धोखाधड़ी होने लग गई। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ही उपभोक्ता संरक्षण जो है अधिनियम 86 उसमें परिवर्तन किया गया था। तो जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है तो जो भी बेचने वाला होता है या उत्पादक होता है वो बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है, यानी बिक्री को बढ़ाना चाहता है। और निर्माता और जो विक्रेता होते हैं या जो सेवा देने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, दोषपूर्ण यानी कोई जो भी वस्तु या सेवा कुछ भी अपने को देते हैं उसमें दोष होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती हैं। और वो असुरक्षित, कभी कभी क्या करते हैं, असुरक्षित उत्पाद हमें दे देते हैं, उनमें मिलावट कर देते हैं, झूठ बोलकर हमें चीज़ें बेच देते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा वो जो उपभोक्ता होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं आदि जैसे अनेक अनैतिक कार्य और शोषणकारी कार्य, अनुचित व्यापार आदि जो है निर्माताओं और जो विक्रेता उनके द्वारा किया जाने लग गया है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लाया गया। अब जिससे उपभोक्ता सुरक्षित हो जाता है, ठगा सा महसूस करता है और कई जोखिमों और स्वास्थ्य समस्याओं में फंस जाता है। अब उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता को तो भाई सारी वस्तु खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि उसकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उसको दिनचर्या में जितनी भी वस्तुएं काम में लेनी होती है, उसे चाहिए होती है, उसे खरीदनी पड़ती हैं। तो अब जैसे जैसे उनके साथ धोखा होने लगा, दोषपूर्ण चीज़ें उनको मिलने लग गई हैं, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा है।
तो कई जोखिम और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में फंस जाते हैं। आजकल आप देखते होंगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट नहीं आती है। कोई भी खाद्य पदार्थ आप ले आओ उसमें कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर मिलेगी। उससे क्या है कि उपभोक्ता को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ इसके अलावा खाने के अलावा वो कुछ अन्य चीज़ें लेके आता है तो उसमें कुछ कमियाँ होती है, कुछ डिफ़ॉल्ट वगैरह होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होता है और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित होता है और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित होता है। फिर उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है, अपितु उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। उपभोक्ता जो संरक्षण लाया गया है इसके माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है, अपितु उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। भाई जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं के लिए जो ये अधिनियम लाया गया है ये केवल उपभोक्ताओं के इनको अधिकारों उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का निवारण करने के लिए ये नियम लाया गया है, ताकि उपभोक्ता को जो भी शिकायत रहती है, जो भी उपभोक्ता के सामने जो भी परेशानियाँ आती हैं तो उन परेशानियों का क्या है समाधान आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। उपभोक्ता को उत्पादों एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से बचाना उपभोक्ता संरक्षण है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अपनी बिक्री और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयासों में निर्माताओं, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को दोषपूर्ण और असुरक्षित उत्पादों, मिलावट, झूठे और भ्रामक विज्ञापन देने, जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे अनैतिक, शोषणकारी, अनुचित व्यापार पद्धतियों में शामिल कर लिया गया है, जिससे उपभोक्ता असुरक्षित हो जाता है, ठगा सा महसूस करता है, कई जोखिमों और स्वास्थ्य समस्याओं में फंस जाता है। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से केवल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है, अपितु उनकी शिकायतों का भी निवारण किया जाता है। तो ये आपका जो मैटर है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इनको शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है और आप इनको आराम से तैयार कर सकते हैं और इस टॉपिक को आराम से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। उपभोक्ता जो संरक्षण है, अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान किया। अब जो 1986 का जो अधिनियम बनाया गया था उसमें परिवर्तन करके 2019 का जो अधिनियम है ये लाया गया और इसमें कुछ परिवर्तन किए गए जिससे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हो सके। तो भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा लिए कानूनी संरक्षण प्रदान किया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। उपभोक्ता संरक्षण की संकल्पना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। उपभोक्ता संरक्षण की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस लिए लाया गया, क्यों लाया गया, तो ये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लाया गया। अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है इसके महत्व के बारे में। देखिए ये टॉपिक कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में अभी नया जुड़ा है और इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, तो हो सकता है इसमें 4-5 क्वेश्चन आराम से आ जाएं। टॉपिक छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और आसान है और मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये मैटर लिया है, उसको थोड़ा आसान भाषा में करने की और कोशिश की है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि आप एग्जाम टाइम में जब भी पढ़े, आपको जल्दी टॉपिक पढ़ना हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सारी इनमें से क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है। भाई उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है, उपभोक्ता का संरक्षण क्यों किया जाए, इसका क्या महत्व है, किस लिए उपभोक्ताओं का संरक्षण जरूरी है। उपभोक्ता संरक्षण का उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों के लिए समान महत्व। भाई उपभोक्ता का जो संरक्षण है वो चाहे उपभोक्ता हो और चाहे व्यवसाय हो, दोनों के लिए इसका क्या है, समान महत्व है। ये उपभोक्ताओं को व्यवसाय के अनैतिक अनाचारों से बचाने के उपाय को अपनाता है। ये क्या करता है कि जो उपभोक्ता हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि आराम से इसमें कहा गया, ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं का संरक्षण करना है, यानी उपभोक्ता को बचाना है। उपभोक्ता से संबंधित इसमें प्रावधान डाले गए हैं, उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो व्यवसाय वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, इनके साथ जो अनैतिक व्यवहार किया जाता है, इनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, उसे बचाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए ये तैयार किया गया है। तो उपभोक्ताओं को व्यवसाय के अनैतिक अनाचारों से बचाने के उपाय को अपनाता है और उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण करता है, यानी कि जो उपभोक्ता की जो शिकायतें हैं उनको तुरंत निपटाने के लिए, जल्दी से निपटाने के लिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण का व्यापक दायरा है। इसके लिए न केवल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक न्यायिक मशीनरी की आवश्यकता। भाई उपभोक्ता संरक्षण का जो क्षेत्र है वो दायरा जो है कैसा है, व्यापक। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उपभोक्ता संरक्षण का जो दायरा या जो क्षेत्र है वो कैसा है, सीमित है, व्यापक है। तो आपको याद रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण का दायरा क्या है, व्यापक है। इसके लिए न तो केवल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक न्यायिक मशीनरी की आवश्यकता होती है, बल्कि उपभोक्ताओं को एकजुट होकर अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वयं को उपभोक्ता संघों में शामिल करना पड़ता है। अब ये बोल रहा है कि इसके लिए न केवल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक न्यायिक मशीनरी बना देना ही पर्याप्त नहीं है। अब चलो ठीक है, नियम बना दिया, लेकिन एक नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा और उनको अपने हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। उनको एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा करनी पड़ेगी और स्वयं अपने जो संघ है यानी कि उपभोक्ताओं के लिए जो संघ बनाए गए हैं उन संघों में उनको क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व है। अब उपभोक्ता संरक्षण के दो दृष्टिकोण से महत्व है। जो पहला जो दृष्टिकोण है वो उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से और दूसरा है व्यवसाय के दृष्टिकोण से। तो उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है वो अपन देखेंगे और व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है वो देखेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है, यानी उपभोक्ता जो संरक्षण लाया गया है वो उपभोक्ताओं की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है। तो ये कहता है कि पहला पॉइंट इसमें बात करते हैं उपभोक्ता की अनभिज्ञता, क्योंकि उपभोक्ता में उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध राहत के बारे में व्यापक ज्ञानता है। भाई अपन देखते हैं जो कस्टमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं वो सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि वस्तुएं तो हर व्यक्ति को चाहिए, खरीदने सब जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर जो लोग होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है कि जो वस्तु है वो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है, कि ये इसको किस तरीके से काम में लेना है, क्योंकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो जो उपभोक्ता की जो अनभिज्ञता है उसको दूर करने के लिए या उनको जागरूक करने के लिए इसका महत्व है। ठीक है, तो बात करते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध राहत के बारे में व्यापक अज्ञानता है, इस कारण उनका शोषण होता है। उपभोक्ता जागरूकता पाने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। अब ये कहते हैं कि जो उपभोक्ता हैं उनको उनके अधिकारों और उनके उपलब्ध राहत के व्यापक अज्ञानता है, मतलब उनमें क्या है कि जो भी उपभोक्ताओं के लिए जो अधिकार बनाए गए उनके बारे में उनको पता नहीं है, वो उनके बारे में क्या अनभिज्ञ, अभी भी उनको नहीं पता है। तो इस कारण से जो निर्माता होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो होते हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इससे उनका क्या होता है, शोषण होता है। भाई अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, सीधी सी बात करें, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है या किसी फील्ड के बारे में नहीं पता, जब आप वहाँ जाते हो तो आपसे जो सीनियर होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, जिनको पता होता है, तो वो आपका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसलिए ज्ञानता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपका शोषण होगा, वो यहीं पर लागू होता है। तो उपभोक्ता जो है उनको क्या है, अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं होने के कारण उनका क्या होता है, शोषण होता है। अतः उपभोक्ता जागरूकता पाने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। और अब क्या है कि भाई उपभोक्ता जो है उनको जागरूक करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए कि आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, किस तरीके से खरीदनी है, क्या उसमें चेक करना है, क्या नहीं करना है, सही है गलत है, तो वो सारी चीज़ें उस उपभोक्ता को पता होनी चाहिए। तो इसके लिए उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपने पॉइंट हो गए। अब आगे है दूसरा जो पॉइंट है, असंगठित उपभोक्ता। यानी कि असंगठित का मतलब क्या है कि संगठित नहीं है उपभोक्ता, एक जगह उनका संगठन नहीं बना हुआ। संगठित का मतलब होता है कि जब आप किसी कार्य को करते हो तो उसमें सभी लोग मिलकर उस कार्य को करते हैं, ताकि किसी को भी नुकसान नहीं हो। अगर अकेला बंदा अगर उस कार्य को करेगा तो उसको नुकसान होगा। बहुत सारे लोग अगर मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उनको नुकसान होने के कम चांसेज होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, दूसरा पॉइंट कहता है कि असंगठित उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को उनको उपभोक्ता संगठनों के रूप में संगठित होने की आवश्यकता है, जो उनके हितों का ध्यान रखेंगे। भारत में उपभोक्ता असंगठित हैं। भारत में जो उपभोक्ता है वह असंगठित है। क्यों? क्योंकि आधा वर्ग तो पढ़ा लिखा हुआ है, आधा जो वर्ग है वो अनपढ़ है। फिर लोग जो है वो एक दूसरे के साथ संगठित नहीं होते, उनका सहयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं है, जागरूक नहीं करते हैं। इस कारण से उपभोक्ताओं को क्या होता है, नुकसान होता है। तो उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठनों के रूप में संगठित होने की आवश्यकता है कि भाई ये कह रहा है
कि जितने भी उपभोक्ता हैं उनको संगठित होने की, एक संगठन के रूप में संगठित होने की आवश्यकता। अगर वो संगठनों के रूप में संगठित हो जाते हैं तो उनका शोषण नहीं होगा। उनके अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उनको संगठन बनाना चाहिए और संगठित रहना चाहिए। भारत में जो उपभोक्ता हैं वो कैसे हैं? असंगठित हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, भारत में उपभोक्ता कैसे हैं? संगठित हैं, असंगठित हैं, सामान्य हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपभोक्ता क्या है? असंगठित हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को क्या पर्याप्त सुरक्षा देने की आवश्यकता है? जब तक कि ये संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बन जाते। अब जो भी संगठन बनाएंगे वन उपभोक्ताओं के लिए, तो वो उपभोक्ताओं की रक्षा कर सके, इसलिए इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? बढ़ावा देना पड़ेगा और उन्हें शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जब तक वो शक्तिशाली नहीं बनेंगे, उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक क्या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी नहीं होगी। तो उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की आवश्यकता है जब तक ये संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बन जाते। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, उपभोक्ताओं का व्यापक शोषण। उपभोक्ताओं का क्या होता है? व्यापक शोषण होता है। उपभोक्ता जो होते हैं उनका मतलब बहुत बड़े लेवल पर शोषण होता है। कैसे कैसे उनका शोषण होता है? अनैतिक, शोषणकारी, अनुचित व्यापार पद्धतियाँ, भाई उनका अनैतिक रूप से उनका शोषण होता है और अनुचित उनके साथ व्यापार पद्धतियाँ अपनाई जाती है और द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के इस तरह के दुराचारों के खिलाफ संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब कभी कभी क्या होता है, देखो अपन बाजार में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीदने के बाद बाजार में जाते हैं, जैसे अपने कोई वस्तु खरीदी है, अगर वो वस्तु अगर घटिया क्वालिटी की निकल गई, अगर अपने को अपने अधिकारों का पता है, अपने को जो भी प्रक्रिया इसमें होती है, भाई एक उपभोक्ता को जो संरक्षण अधिनियम में जो भी अपने को अधिकार मिले उन अधिकारों का अगर अपने को ज्ञान होता है, तो अपन उस वस्तु से संबंधित जो भी उस वस्तु में कमियां हैं या दोष हैं, उसके खिलाफ अपन विक्रेता के खिलाफ अपन क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, अगर आप कोई वस्तु खरीद के लाते हो तो आपको पता नहीं है कि वस्तु किस तरीके से खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, आप कहाँ शिकायत कर सकते हो, उपभोक्ता कौन होता है, कहाँ जाकर शिकायत करें, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होती। ये पता नहीं होने के कारण क्या होता है? शोषण होता है, उपभोक्ता का इससे शोषण होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से। वो तो अपने जो पढ़े हैं अभी वो उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से महत्व थे, और अब व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को समझते हैं। तो इसमें पहला जो दे रखा व्यवसाय का दीर्घकालीन लाभ, इससे क्या होता है? व्यवसाय को दीर्घकाल लाभ होता है। दीर्घकाल व्यवसाय को लाभ कैसे होता है देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण अब प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई भी। जैसे वैश्वीकरण की जो अवधारणा आई है, जिसमें अपन पढ़ते हैं 1991 में जो LPG जोड़ा गया, उसमें वैश्वीकरण की जो अवधारणा है, इसके कारण क्या प्रतियोगिता बढ़ गई। प्रतियोगिता कैसे बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि आप जैसे एक जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हो। मतलब जैसे पहले क्या था कि आप अगर या भारत का कोई व्यक्ति है तो विदेश में जाके व्यापार नहीं कर सकता, उसके लिए उस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, और विदेश का व्यक्ति यहाँ कर आसानी से व्यापार नहीं कर सकता था, उस पर कुछ प्रतिबंध थे, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे। तो अब उनको क्या कर दिया गया? उनको नॉर्मल कर दिया गया, यानी एक व्यक्ति जाकर दूसरे देश में आराम से अपना व्यापार कर सकता है। उसको जो भी छूट वगैरह देनी चाहिए, जो भी सुविधाएं देनी चाहिए, वो वहाँ की सरकार देती है। तो ये वैश्वीकरण का इससे क्या फ़ायदा भी और नुकसान भी हुआ है। तो जैसे वैश्वीकरण की जो ये अवधारणा है, इसके कारण प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जैसे अपने भारत का कोई अगर निर्माता है या कोई विक्रेता है, तो वो पहले तो क्या है कि जैसे यहाँ अपने देश के लोग होते थे, उनको आराम से सामान वगैरह बेचता था, अपनी मनमर्जी करता था। लेकिन अब जैसे विदेश से कुछ कंपनियां, जैसे बहुराष्ट्रीय मल्टीज कंपनी जो आती हैं, वो आके अपना यहाँ व्यवसाय स्थापित कर लेती हैं। तो वो अलग अलग तरीके की सुविधाएं जब ग्राहक को देती हैं, तो जो अपना भारत वाला जो विक्रेता है, निर्माता है, उससे क्या है कि इसको नुकसान होता है, क्योंकि उसके पास नई टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें नहीं है, उसके पास वैसी सुविधा नहीं है जैसी उपभोक्ता को चाहिए। तो वो क्या है, विदेशी कंपनियों की तरफ जाएगा या दूसरी कंपनियों की तरफ जाएगा। तो इससे क्या है कि अब आज अगर आप बाजार में देखोगे तो प्रतिस्पर्धा बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ी हुई है। तो अतः व्यापार में टिके रहने के लिए, अब ये कह रहा है कि अतः व्यापार में टिके रहने के लिए व्यवसाय द्वारा ग्राहकों को संतुष्ट करना उनके दीर्घकाल हित में। अब क्या हो गया,
पहले तो भैया आपने सुना होगा, जैसे जो विक्रेता होता था वो अपनी मनमर्जी करता था, क्योंकि पहले वस्तुएं सीमित होती थी और जो भी ग्राहक को वस्तुएं चाहिए होती थी वो उसको विक्रेता जैसी देता था वैसी की वैसी ले जानी पड़ती थी। लेकिन आज क्या है कि बाज़ार बहुत बहुत फैल गया है, इतना फैल गया है कि आप अपनी आराम से अपनी किसी भी तरीके की कोई भी वस्तु वो कहीं से भी कैसे भी आप खरीद सकते हो। तो इससे क्या है, जो व्यापारी वर्ग है या जो व्यापारी होते हैं, विक्रेता होते हैं, निर्माता होते हैं, उनको अपनी वस्तुएं बेचने के लिए उनको अपनी वस्तुएं बेचने के लिए ग्राहक को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो उसका व्यवसाय दीर्घकाल तक नहीं चलेगा। तो ग्राहक की संतुष्टि में क्या होता है, व्यवसाय का दीर्घकाल हित होता है। तो ये जो अवधारणा है अब आज के समय में बहुत तरीके से लागू होती है। तो अतः बाजार में टिके रहने के लिए व्यवसाय द्वारा ग्राहकों को संतुष्ट करना उनके दीर्घकाल हित में होता है। व्यावसायिक फर्मों को ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से दीर्घकाल लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। व्यावसायिक जो फर्में होती हैं उनको ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से, जो भी व्यावसायिक फर्में चल रही हैं उनको जो ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से, क्योंकि ग्राहक जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप लाभ नहीं कमा पाओगे, तो ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से ही आप दीर्घकाल लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य रख सकते हैं। तो अगर आपने ग्राहक को संतुष्ट कर दिया है तो आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है। व्यवसाय क्या करता है, समाज में जो संसाधन है उन्हीं का उपयोग करता है, क्योंकि वो बाहर से तो कहीं से लाएगा नहीं। जो भी उसको सामान चाहिए होता है वो यहीं अपने समाज से ही लिया हुआ होता है। तो व्यावसायिक संगठन उन संसाधनों का उपयोग करते हैं जो समाज के हैं, क्योंकि व्यावसायिक संगठन जो भी संसाधन काम में ले रहे हैं वो सारे के सारे संसाधन किनके हैं, समाज के हैं। अतः उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे समाज के हितों में कार्य करें। भाई अगर समाज के आप संसाधन काम में ले रहे हो और आप समाज का हित नहीं देख रहे हो तो आप व्यवसाय नहीं चला पाओगे। तो समाज के संसाधनों का अगर आप उपयोग करते हो तो आपका ये कर्तव्य होता है कि आप समाज के हितों में कार्य करें, ना कि समाज के विपरीत कार्य करें। अगर आप समाज के विपरीत कार्य करोगे तो आपका व्यवसाय नहीं चल पाएगा और आपके व्यवसाय को बहुत बड़ा लॉस होगा। नेक्स्ट 3rd नंबर पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट है CSR वाला भी आया हुआ है, कोई नया ही कॉन्सेप्ट है ये। पहले क्या होता था, जैसे विक्रेता होता था वो इतना मतलब समाज को महत्व नहीं देता था, समाज के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो इतना ध्यान में नहीं रखता था। लेकिन जैसे CSR वाला जो नियम आया उसके बाद जो व्यवसाय है या व्यवसायी जो वर्ग है उसको सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना होता है, उसको मानना पड़ेगा। तो व्यवसाय के विभिन्न हितकारी समूहों, यानी कि व्यवसाय के जो हितकारी समूह हैं जैसे स्वामी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार है, आपूर्तिकर्ता हैं, उपभोक्ताएं के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। भाई जो व्यावसायिक जो संस्थाएं होती हैं उनका स्वामी और कर्मचारियों और सरकार और आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता इन सभी के प्रति क्या होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व होती है, यानी इन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर उसे कार्य करना होता है। फिर कहता है कि व्यावसायिक संगठन उपभोक्ताओं को माल बेचकर, व्यावसायिक संगठन क्या होते हैं, वो उपभोक्ताओं को माल बेचकर और सेवाएं उपलब्ध कराकर पैसा कमाते हैं। क्योंकि व्यावसायिक संगठन है वो अपना सामान कहाँ बेचेंगे, तो वो समाज में तो बेचेंगे, अपनी सेवाएं कहाँ पर देंगे, समाज में देंगे। ठीक है, तो अतः उनको उचित कीमत पर सही गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो जो व्यवसायी जो संगठन होते हैं उनका दायित्व होता है कि वो जो भी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहे हैं वो क्या उचित उनकी कीमत होनी चाहिए और वो सही गुणवत्ता वाली वस्तुएं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर सही गुणवत्ता की उचित कीमत पे वस्तु नहीं बेचोगे तो आपका जो व्यवसाय है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक औचित्य। अब इसका नैतिक औचित्य क्या है, तो किसी भी व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखे। भाई कोई भी व्यवसाय है, आप किसी भी तरीके का व्यवसाय कर रहे हो तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य क्या है कि उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखें। भाई अगर आप उपभोक्ता के हितों का ध्यान रख रहे हो तो आपके व्यवसाय को फ़ायदा होगा। अगर आप व्यवसाय इसके उपभोक्ता के हितों को ध्यान में नहीं रखते हो तो आपको इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और उनके शोषण के किसी भी रूप से बचे, मतलब व्यवसायिक संगठन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उपभोक्ता का शोषण करना है, उसे घटिया वस्तुएं देनी है, उसके साथ धोखाधड़ी करनी है, तो ये उसे नहीं सोचना चाहिए, इन चीज़ों से उसे बचना चाहिए। एक व्यवसाय को दोषपूर्ण और असुरक्षित उत्पादों, एक जो व्यवसाय होता है उसको दोषपूर्ण असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, झूठे भ्रामक विज्ञापनों, जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे अनैतिक शोषणकारी अनुचित व्यापारिक पद्धतियों से बचना चाहिए। उसको मिलावट वगैरह नहीं करना चाहिए, उत्पाद के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, भ्रामक विज्ञापन नहीं करवाने चाहिए, कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए और जो उपभोक्ता है उनके साथ ऐसा अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे
अगर दीर्घकाल तक अपने व्यवसाय को चलाना है, लाभ कमाना है, तो उसे समाज को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। अगर वो कार्य नहीं करेगा तो उसे दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके 7 नंबर पॉइंट की, इसमें आता है 4 नंबर का पॉइंट, सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप में क्या कहता है, किसी भी रूप में शोषण, व्यापारिक पद्धतियों में लिप्त व्यवसाय सरकारी हस्तक्षेप या कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। इससे कंपनी की छवि क्षीण और धूमिल हो सकती है, अतः उससे बचने के लिए भी उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना आवश्यक है। भाई सरकारी हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यवसायी है, कोई व्यावसायिक संगठन है, अगर वो उपभोक्ता का शोषण कर रही है तो सरकार उसमें क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, उसकी नीतियों और जो पद्धतियाँ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगी, कार्रवाई करेगी। तो इससे क्या है कि इससे व्यवसाय की जो एक गुडविल होती है, ख्याति होती है, वो भी कम होती है और उसकी एक जो पहचान बनी हुई होती है वो भी कम होती है। तो इसलिए उसको इन चीज़ों से बचने के लिए उसको जो कार्य है वो उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो उसको सरकारी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप से अगर वो बचता है तो उसके व्यवसाय की छवि अच्छी बनी रहती है और इससे उसको फ़ायदा होता है। तो देखिए अपन एक बार इसको थोड़ा मोटा मोटा और देख लेते हैं। मैंने आपको ये आज इसके महत्व के बारे में और नॉर्मल इसके बारे में परिचय बताया है, ठीक है। तो अपन जैसे बात करते हैं पहले उपभोक्ताओं के उत्पाद एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से संबंधित भी उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है, उसमें ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो आप इनको आराम से रीड आउट कर लेना। और उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना आता है जैसे उपभोक्ता, ये आपका बता ही दिया सही, ये आपको याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 वाला। फिर आता है कि उपभोक्ता जो संरक्षण है इसका महत्व है, क्या महत्व के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। और महत्व में जो आपको मुख्य जो पॉइंट हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो पॉइंट 3 में क्या बने, जैसे अपने 2 पॉइंट देखे भाई, जो उपभोक्ता होता है उसके संरक्षण का जो महत्व है उसमें एक तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से होता है और एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से होता है। जो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले अपन से उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व निम्न में से है या नहीं है, तो अपने को इनमें से पॉइंट दे देगा और वो पॉइंट देकर अपने को क्या कर लेगा, यहाँ से पूछ लेगा। तो अपन बात करते हैं, जैसे इसमें पहली है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। तो इसमें 3 पॉइंट बताए गए भाई। पहला इसमें जो पॉइंट आपको बताया वो उपभोक्ता की अनभिज्ञता, तो आपको याद रखना है। देखिए ये चीज़ जो होती है ये इसके अंदर वाली होती है, समझने के लिए होती है। बाकी एक आपको याद जो रखना है वो यहाँ से रखना है, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं इनको ज़्यादा मुख्य रूप से याद रखना होता है, क्योंकि पॉइंट्स दिए होते हैं बस अदा, क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो उसके आधार पर अपने को क्या है कि इनको उपभोक्ता की ये जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से पहला जो पॉइंट अपना उपभोक्ता की अनभिज्ञता है, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है इसमें दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो इसमें असंगठित उपभोक्ता है। तो असंगठित उपभोक्ता की ये जो डिटेल वगैरह ये आप आराम से पढ़ लोगे, इसमें तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे 3rd नंबर पॉइंट 21 में बात करते हैं। तो इसमें 3rd नंबर जो पॉइंट है वो है आपका उपभोक्ता का व्यापक शोषण। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है और इसमें ये जो डिटेल है अगर आप दोबारा से पढ़ोगे तो आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये पॉइंट जो है वो आपको खास तौर पे याद रखने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से जो महत्व बताए गए उनमें भी आपको पॉइंट याद रखने। तो जो पहला जो पॉइंट है वो इसमें व्यवसाय की दीर्घकालीन लाभ, यानी कि व्यवसाय को इससे क्या होता है, दीर्घकाल लाभ होता है। और ये अंदर का आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, बाकी के पॉइंट ज़्यादा याद रखने। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट है व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है। व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है तो उसके लिए उसको क्या क्या उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसे क्या क्या करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो 3rd नंबर का पॉइंट है वो आपका है सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये अंदर का आप थोड़ा देख लेना। फिर इसका नेक्स्ट 5 नंबर का पॉइंट है नैतिक औचित्य। नैतिक औचित्य के बारे में भी आप देख लेना और ये पॉइंट आप खास तौर पे याद रखना और इनको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। फिर जिसका लास्ट जो पॉइंट है वो है सरकारी हस्तक्षेप। तो इसमें 5 पॉइंट इसमें बताए हैं और 3 पॉइंट जो अपना उपभोक्ता है उससे संबंधित बताएं, उसके लिए महत्व बताया। तो इन पॉइंट्स को आप खास तौर पे याद रखना, इनको 2-3 बार पढ़ लेना और ये जो अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार समझ लेना। और आगे का जो ये टॉपिक है उसको अपन जारी रखेंगे, तो आप इसको पढ़ लेना। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टॉपिक अच्छा है और नया टॉपिक है और इसमें शायद क्वेश्चन आने के खूब चांसेज हैं और मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे।
4 नहीं तो कम से कम आप 2-3 तो मान के चलो, और 2-3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें जो नया पैटर्न होता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा संभावना होती है पूछने की। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, पुरानी तो हर बार ही पूछी जाती है, लेकिन नई चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वहाँ पर क्योंकि नए क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, नई नई चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो मैटर है वो आप आराम से पढ़ लेना, अच्छा मैटर है। और एनसीईआरटी की बुक का मैटर है और शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए हैं। ये टॉपिक मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी, और ये टॉपिक पढ़ाने के बाद अपन जो व्यवसाय प्रबंध है उसमें आगे के जो टॉपिक है उनकी बात करेंगे, अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक जो है उनकी बात करेंगे। ठीक है, और आपको कैसा लगा मेरा ये जो टॉपिक बनाया हुआ है, इस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो वीडियो है उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।